तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से इस वक्त की अब बड़ी खबर आपको इस वक्त बताने जा रही है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक जारी है। बता दें आपको कि सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में फिलहाल ये बैठक चल रही है। सुबह करीब 11 बजे बैठक शुरू हुई थी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। शादी समारोह में भी छूट देने पर इस बैठक में चर्चा। यूजी और फर्स्ट ईयर एग्जाम पर भी इस बैठक में फिलहाल मंथन जारी है। कई विभागों की प्रस्तावित भर्तियों पर भी मुहर आज लग सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर। कैबिनेट की बैठक जारी। करीब 11 बजे बैठक शुरू हुई थी। स्कूल, कॉलेजेस समेत कोचिंग सेंटर्स को लेकर भी इस बैठक में फिलहाल मंथन चल रहा है। शादी समारोह पर छूट देने को लेकर विचार। यूजी और फर्स्ट ईयर एग्जाम पर भी मंथन। ये भी आपको जानकारी देते कि कई विभागों की प्रस्तावित भर्तियों पर भी आज मंत्रिमंडल में मुहर लग सकती है। तो ये बैठक जारी। कहा जा रहा है कि करीब 3 बजे ये बैठक खत्म होगी। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी इस बैठक में कोरोना की मौजूदा स्थिति इस वक्त प्रदेश में क्या है उसको लेकर भी प्रेजेंटेशन दी गई। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी शिमला से बता रहे। कैबिनेट की बैठक जारी है। कई विभागों की प्रस्तावित भर्तियों पर आज मुहर लग सकती है। पाबंदियों को लेकर भी बड़ी खबर आपको बताने की राहत यहां पर सरकार की तरफ से दी जा सकती है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त विकास शर्मा शिमला से लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, बैठक फिलहाल जारी। इस बैठक में क्या कुछ मंथन किया जा रहा है? देखिए, जैसे हमने आपको सुबह भी बताया किस तरह से बैठक में जो है कई मायनों में अहम ये बैठक मानी जा रही है और उपचुनावों से पहले तो वैसे ही कई मायनों में अहम है। और ऐसे में आने वाले दिनों में अब कोविड के दौरान किस तरह से क्या सिचुएशंस रहनी है इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा रखी गई है। यही नहीं, ये देखा जाएगा, भापा जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से एक चिट्ठी जो है वो राज्य सरकार को लिखी गई है कि जिस तरह से पिछले दिनों में, पिछले 15 दिन से लगातार भीड़ जो है बाहरी राज्यों से लोग जो है पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में कोई खाका जो है इस बाबत तैयार किया जा सकता है कि क्या उनको किस तरह से कोरोना नियमों का पालन जो है वो किस तरह से करवाया जाए, क्योंकि इसको लेकर पहले ही डीसीज और एसपीज को कड़े निर्देश राज्य सरकार की तरफ से जो है वो यहाँ पर दिए गए थे और ये कहा गया था कि आप कड़ाई से जो है इन नियमों का पालन कराएं। लेकिन ये देखा जा रहा है लगातार, और मीडिया रिपोर्ट्स भी यही हैं कि जगह जगह लोग जो हैं पूरी तरह से नियमों की धज्जियां यहाँ पर उड़ा रहे हैं। मास्क तो ठीक से नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसे में पुलिस के साथ उलझते लोग जो हैं वो जगह जगह नजर आ रहे हैं। इसको लेकर जरूर आज चर्चा जो है वो इस पर होगी, क्योंकि बैठक अभी जारी है और अगले 1-1.5 घंटे तक जो है बैठक के चलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जिलाध्यक्षों को बताया जाए, रिपोर्टिंग जो है जिलाध्यक्षों के माध्यम से हमको मिलती है, तो संगठन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, और ये एक मासिक प्रक्रिया है, उनकी भी इच्छा रहती है कि हम मुख्यमंत्री के साथ महीने में कम से कम एक बार बैठें। तो सारी बातचीत करने का हेतु यही है कि संगठन का, सरकार का जो भी फीडबैक आपस में देना होता है वो भी देते लेते हैं और स्मूथनेस एक काम में आती रहे। ये हमारे संगठन का एक सामान्य जिसको कहते हैं वो काम है। दूसरी सरकारी कुछ योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को भी हम फील्ड में कैसे लागू करना है और कैसे बढ़िया उसके रिजल्ट निकालने हैं, ये भी संगठन के लोगों को बताते हैं। वो भी आज मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं। जैसे अभी हमारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार समृद्धि योजना, इस योजना को लागू करने के लिए अभी जो सर्वे चल रहा है उसमें लगभग 37,000 परिवारों की एक लिस्ट ये तैयार करके हमने डिपार्टमेंट्स को दे दी है। वो लिस्ट इनको भी भेजेंगे ताकि कौन व्यक्ति किस योजना का लाभ उठा करके अपनी आय को बढ़ा सकता है। हमने घोषित किया है कि ऐसे 1 लाख परिवार, उनकी न्यूनतम आय जिनकी 1 लाख से कम है, उनकी 1 लाख आय सुनिश्चित की जाए, उससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। तो कई डिपार्टमेंट्स की कई योजनाएं वो सब हैं, इनको सब दी गई हैं। फील्ड के अंदर और भी कुछ चीज़ों का सर्वे और जिसको कहना चाहिए उसका रिव्यू करने की दृष्टि से भी हम चीज़ें करते हैं। जैसे परिवार समृद्धि, परिवार की जो इनकम की जो हमारी जो चल रही है वेरिफिकेशन, इनकम वेरिफिकेशन के काम में भी पार्टी के लोगों को बताया गया कि वो भी वहाँ फील्ड में जो टोलियाँ हैं उनके साथ मिल करके वो उसके अंदर सहयोग करें। और व्यायामशालाएँ, लगभग 700 व्यायामशालाएँ ऐसी या तो पूरी हो चुकी हैं या निर्माणाधीन हैं।
ऐसे 700 व्यायामशालाओं को भी वो लोग जो है वो काम करेंगे। एक प्रोजेक्ट माइक्रो इरिगेशन का है, उस माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट को भी ज़्यादा ज़्यादा कामयाबी मिले, क्योंकि पानी जितना है उसका प्रबंधन ठीक हो, तभी हम जा करके अपना जो हमारा टारगेट है कि हर खेत को पानी ये पहुंचाने का हमारा टारगेट है। प्रदेश का एक भी एकड़ ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके अंदर पानी नहीं पहुंचा सके। तो जहां पानी उपलब्ध नहीं है वहां माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई होगी तो सबको हम पानी जो है उपलब्ध करा पाएंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। बहुत सी योजनाएं जो हैं बहुत अच्छी योजनाएं नीचे चल रही हैं। जैसे स्वामित्व के बारे में जैसे बीच में आया विषय के लाल डोरा समाप्ति के बाद जिनकी हमने रजिस्ट्रियां करके दी हैं, सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं और एक प्रकार से पार्टी का, सरकार का वो धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही हमने 20 वर्ष से ज़्यादा जिनकी मलकियत शहरी प्रॉपर्टीज़ की वो जो योजना बनाई है, इसके लिए भी वहाँ लोगों में एक अच्छा जो है फीडबैक है, उसमें भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को, उसमें कराएंगे। जो कॉलोनीज अभी अनऑथराइज थी उनको रेगुलर करने की जो हमारी स्कीम है उस पर भी लोगों की राय वो में मिली है कि बहुत फीडबैक अच्छा है। जो समस्याएं हैं उनको सबको समाधान करके हम एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं और उनमें सब में पार्टी अपना योगदान करे और पार्टी की जो भूमिका है वो सक्रिय हो, इस नाते से सारी चर्चा की गई। सर, किसान आंदोलन को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर कुछ सुझाव दिए? पंचायत चुनाव के बारे में सब लोगों ने कहा कि हाँ इस समय करा लेने चाहिए, वातावरण ठीक है, लेकिन उसमें चूंकि कोर्ट के केस की कुछ एक दो चीजें हैं जो 22 अगस्त को जैसे मैंने बताया उस पर सुनवाई है। 22 अगस्त को कोर्ट अगर उसका फैसला कर देता है तो उसके तुरंत बाद चुनाव कराए जाएंगे। जैसा कि आप और आपकी पार्टी कहती है कि राजनीति से प्रेरित लोग आंदोलन है, उन्होंने कहा कि पंजाब मिशन तैयार करना चाहिए और किसान नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए पंजाब विधानसभा। जो बात हम कहते हैं वही उन्होंने कही है, उसमें कौन सी दो बड़ी बात है। आखिर वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं कि राजनीति है इसके पीछे, तो राजनीति से प्रेरित हो करके और वो इस अभियान को चलाए हुए, इस आंदोलन को चलाए हुए हैं। इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी उनका सरोकार नहीं है और किसान तो आज भी इस नए कानून को अच्छा मानता है। आज इस विधायक दल की बैठक में भी कई विधायकों की ओर से विषय आया कि नए कानून यदि लागू होते हैं तो उसमें ये लाभ व्यापारियों को भी और किसानों को भी होने वाले हैं जिसकी किसान मांग कर रहे हैं। खास करके जैसे मंडी की मार्केट फीस है, मार्केट फीस बाहर जो सामान बिकता है आज पुराने कानून के हिसाब से तो उस पर भी मार्केट फीस लगेगी, लेकिन अगर नए कानून लागू होते हैं तो मंडी से बाहर कोई भी चीज़ बिक्री होती है उसका कोई पूछताछ नहीं होगी, उसका कोई फीस नहीं लगेगी। तो आज हमने फीस जो कम की थी पहले बासमती जैसे चावल के ऊपर, उसको दोबारा से हमको 4% इसीलिए करना पड़ा क्योंकि कानून जो है नए लागू नहीं हुए। हम भी चाहते हैं नए कानून का ठीक से वो लोग समझें, उसका क्या उसका उपयोग है और किस प्रकार से लाभकारी है, वो अगर समझेंगे और उसका नए कानून की तरफदारी करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को भी और व्यापारी को भी सबको लाभ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। विधायक दल की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विस्तार से जानकारी दी और क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। इसी बीच उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब भी दिया और विस्तार से जानकारी दी कि सरकारी योजनाओं और संगठन को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश की खबरों का रुख करते विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने। विकास, कैबिनेट की बैठक जारी, फिलहाल जो आप अपनी बात कह रहे थे उसको पूरा कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा था कि स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रेजेंटेशन जो है वो बनाई है कि ताजा कोविड को लेकर किस तरह के चल रहे हैं, क्योंकि डेल्टा प्लस का मामला आया था और वो जो मामला है अब वो ठीक भी हो गई है। लड़की 20 साल की वो लड़की बताई जा रही थी, जिला कांगड़ा से जो है वो मामला सामने आया था। इसके बाद लगातार तैयारियां इसी चीज को लेकर की जा रही थी कि क्या तीसरी लहर में अब हिमाचल प्रदेश आ चुका है, हिमाचल प्रदेश में तीसरी लहर आ चुकी है। इस बात का चर्चा जो है वो यहाँ पर चल रही थी क्योंकि डेल्टा प्लस जो अगर मामला है तो ये तीसरी लहर का ही एक वेरिएंट माना गया है। तो ऐसे में कहीं तीसरी लहर अगर आ गई है तो किस तरह से बचाव कार्य और राहत जो है वो किस तरह से दी जाए, क्योंकि अस्पतालों को तैयारी रखने के लिए पहले ही ये कहा गया था। खास तौर पर जो चिल्ड्रन वार्ड्स हैं, यानी कि जो बाल विशेषज्ञ हैं, उनको तैयार रहने के लिए कहा गया था। उनके लिए टीम्स जो है वो बना दी गई हैं, बच्चों के लिए तैयारी पूरी तरह से कि इस संक्रमण से किस तरह से लड़ाई जो है वो लड़नी है, इसको लेकर खाका तैयार किया जाएगा। लेकिन कैबिनेट की बैठक के अंदर एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी निकल कर आ रही है महिमा, कि यहाँ पर जिस तरह से परिवहन विभाग की भी एक प्रेजेंटेशन रखी गई है। ये कहा जा रहा था कि अब बसेस जो हैं, क्योंकि अभी हाल ही में अगर बात करें तो अभी बाहरी राज्यों के लिए भी बसेस जो हैं वो चलाई गई हैं और 50% सीटिंग कैपेसिटी यानी कि 50% क्षमता के साथ जो है वो बसेस चलाई गई थी। लेकिन अब राहत मिल रही है, मामले लगातार घट रहे हैं
और ऐसे में कोरोना मामलों में जो गिरावट यहाँ पर दर्ज की जा रही है और उसके साथ साथ जो मौत का आंकड़ा है वो भी गिरा है, तो निश्चित रूप से अब राहत इस बारे में भी जरूर दी जा सकती है कि अब 100% क्षमता के साथ बसेस राज्य के भीतर और राज्य के बाहर भी चलेंगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर चर्चा जब बैठक जो है कैबिनेट की बैठक उसमें चर्चा होगी, लेकिन फाइनल क्या निकल कर आता है ये कैबिनेट की जो ब्रीफिंग होती है उसके बाद आपको बताएंगे। लेकिन इसके अलावा जो स्कूल और शिक्षण संस्थान है, ये कहा जा रहा था कि बोर्ड की जो कक्षाएं हैं, जिस तरह से 8वीं की कक्षा है, 10वीं है, 12वीं है, ये तमाम ये कक्षाएं इनके छात्रों को अब स्कूल में लाया जा सकता है। कॉलेजेस के एग्जामिनेशन को लेकर लगातार मांग उठ रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, तो ऐसे में एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होना चाहिए, जिसके ऊपर राज्य सरकार ने अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट यहाँ पर नहीं की है। तो इस पर जरूर चर्चा यहाँ पर होगी और क्या कॉलेजेस के छात्र भी स्कूल आ पाएंगे, इसको लेकर भी क्या फाइनल रहता है, क्या फैसला निकल कर आता है, ये आपको बाद में बताएंगे। जी विकास, तो कई अहम मुद्दों को लेकर ये बैठक हो रही है और फिलहाल ये बैठक जारी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी ऊना जिले से अब बताने जा रही है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला आज ऊना पहुंचेंगे। जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे वो ऊना पहुंचेंगे। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के घर पर बैठक होगी। ब्लॉक जिला स्तर के कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको ऊना जिले से बता रहे। आगामी उपचुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन होगा, तो कार्यकर्ताओं को कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला टिप्स देंगे। तो हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ऊना पहुंचेंगे। शाम 5 बजे बैठक होगी। पंकज कतना इस खबर पर हमारे साथ ऊना से ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कब तक राजीव शुक्ला पहुंचेंगे और इस बैठक में क्या कुछ होगा? मैम, जैसा कि तय रूट के अनुसार शाम 5 बजे जो है राजीव शुक्ला ऊना पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए जिला अध्यक्ष जो है रंजीत सिंह राणा वो मौजूद रहेंगे। साथ में ऊना सदर के विधायक अगर मैं बात करूं सतपाल सिंह रजादा, पूर्व मंत्री कुलदीप सिंह, गड़गेट के पूर्व विधायक राकेश कालिया और उसके साथ साथ अन्य जितने भी पीसीसी के सदस्य हैं वो इस सारी बैठक के दौरान उपस्थित रहने वाले हैं। जी पंकज, तो कई कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता इसमें शामिल होने वाले और आगामी उपचुनाव को लेकर मंथन, यानी कि उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां प्रदेश भर में तेज हो चुकी है। जिस प्रकार से उपचुनाव अभी कोरोना काल हटाया तो उपचुनाव की तैयारियों में जो है वो दोनों पार्टियां जो है मुख्य तौर पर लग चुकी हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं अभी प्रत्याशी जो है वो तय नहीं हुए हैं। उनके ऊपर भी मंथन जो है आज इस बैठक में हो सकता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के साथ जो है जो प्रदेश प्रभारी हैं वो विशेष बैठक करने के लिए ऊना उनके निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं। विशेष बैठक होगी नेता विपक्ष के आवास में और इसमें राजीव शुक्ला भी शामिल होंगे। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। जी, तो ऐतिहासिक किन्नर कैलाश यात्रा साल 2021 को लेकर प्रशासन जल्द ही अहम फैसला ले सकता है। कोरोना संक्रमण के चलते जहां पहले किन्नर कैलाश यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, अब वहीं खबर है कि संक्रमण में आई गिरावट के बाद इस यात्रा को लेकर प्रशासन एक बड़ा फैसला ले सकता है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। अमरनाथ यात्रा से भी कठिन और 5 कैलाशों में से एक किन्नर कैलाश यात्रा को कोरोना के चलते रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिलहाल कोविड मामलों में आई कमी के बाद जिला किन्नौर प्रशासन द्वारा अगस्त महीने में होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा जल्द ही कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि अगर इस यात्रा को नहीं करने का निर्णय लिया जाता है तो पुलिस की मदद से निगरानी रखी जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति चोरी छिपे इस जोखिम भरी यात्रा को ना करे, क्योंकि कई बार पहले भी यहाँ बिना अनुमति के आए पर्यटकों की जान जा चुकी है। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी मेजर अवनिंद्र कुमार ने कहा कि किन्नौर प्रशासन द्वारा पिछले दिनों प्रशासनिक बैठक में निर्णय लिया गया था कि इस साल भी किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित रहेगी।
लेकिन कोरोना के मामले कम होने की वजह से अब प्रशासन द्वारा किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के लिए ये यात्रा खोली जा सकती है। लेकिन इस बात का खुलासा आगामी होने वाली प्रशासनिक बैठक के बाद ही लिया जाएगा। चूंकि अब स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, कोविड के मामले हमारे जिला में कम हुए हैं, तो हम दोबारा एक प्रशासनिक मीटिंग करके उसके बारे में जो भी यथोचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा और समस्त लोगों को उसके बारे में सूचित किया जाएगा। और अगर ये निर्णय लिया जाता है कि इस यात्रा को दोबारा इस सीजन में नहीं करवाना है, तो हम जो है वो बाकायदा पुलिस की मदद लेते हुए ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो चोरी छुपे इस जोखिम भरी यात्रा को ना करे, जिससे कि किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा में वो फंसे और उसकी जान जोखिम में पड़े। वहीं किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी हैं और कई अनोखी विशेषताएं भी। मानसरोवर कैलाश के बाद किन्नर कैलाश को माना जाता है दूसरा कैलाश। 1993 से पहले इस स्थान पर आम लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध था। 1993 में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था किन्नर कैलाश। मान्यता है कि महाभारत काल में कैलाश का नाम था इंद्रकील पर्वत। यहाँ भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध हुआ था। अर्जुन को पशुपात अस्त्र की प्राप्ति हुई थी। एक और मान्यता भी है, पांडवों ने वनवास काल का अंतिम समय यहीं गुजारा था। किन्नर कैलाश में ही भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये स्थान भगवान शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ भी है। माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती का मिलन इसी स्थान पर हुआ। किन्नर कैलाश के शिवलिंग की विशेषता ये है कि ये दिन में कई बार रंग बदलता है। सूर्योदय से पहले सफेद, सूर्योदय के बाद पीला, सूर्यास्त से पहले लाल और सूर्यास्त के बाद ये काले रंग के हो जाते हैं। किन्नर कैलाश हिंदुओं और बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। किन्नर कैलाश हिंदुओं के लिए एक आस्था का प्रतीक है और हर साल सैकड़ों शिव भक्त जुलाई और अगस्त महीने में दुर्गम मार्ग से होते हुए किन्नर कैलाश की यात्रा करते हैं। हालांकि कोविड महामारी की वजह से इस यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि अब कोरोना संक्रमण में आई कमी के बाद सुधरते हालातों को देखते हुए प्रशासन जल्द ही इस ऐतिहासिक यात्रा को शुरू करने का फैसला ले सकता है। जनता टीवी के लिए किन्नौर से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश में एक अजूबा देखने को मिला। ये अजूबा 10वीं के परीक्षा परिणाम से जुड़ा हुआ है। तो प्रदेश के 10वीं के परीक्षा परिणाम से जुड़ी हुई खबर अब आपको बताने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। क्या फॉर्मूले से खेल कर गया शिक्षा बोर्ड? कैसे मिल सकते हैं 700 में से 700 अंक? ऐसा पहली बार हुआ है। जी हां, आपको ये जानकर हैरत होगी कि आखिर महामारी के इस दौर में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट में कैसे अजूबा देखने को मिल सकता है। प्रदेश की शिक्षा के इतिहास में पहली बार 700 में से 700 अंक छात्रों को मिले हैं। हैरत की बात तो ये कि इससे पहले अब तक किसी भी छात्र को 700 में से 700 अंक नहीं मिल पाए हैं। हालांकि सामान्य रूप से होने वाली परीक्षाओं में 10वीं में 695 और इससे ज्यादा आसपास भी अंक रहे हैं, पर अब तक 100% अंक किसी भी छात्र को नहीं मिल पाए हैं। इस रिजल्ट ने सबको चौंका दिया है।
वहीं छात्रों को बिना परीक्षाओं के पूरे अंक मिलने पर बुद्धिजीवी और अन्य लोग भी सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि कोविड महामारी के चलते रिजल्ट निकाला गया। 7 अलग अलग आधारों पर 10वीं का रिजल्ट निकाला गया। इसके तहत पहली बार 99.07% रिजल्ट सामने आया है। शिक्षा बोर्ड की ओर से मेरिट फिलहाल जारी नहीं की गई है। इस बार 90 से 100% अंक लेने वाले छात्रों का आंकड़ा पिछले साल के कंपैरिजन में 2 गुना है। हालांकि शिक्षा बोर्ड की ओर से अभी तक 700 अंक लेने वाले छात्रों की मेरिट लिस्ट नहीं बनाई गई है। जब बोर्ड की ओर से मेरिट सूची बनाई जाएगी तो उसमें भी इस बात का आकलन होगा कि कितने छात्रों ने 700 में से 700 अंक प्राप्त किए हैं। 10वीं की परीक्षा में कुल 1,16,784 छात्रों में 88,556 सरकारी स्कूलों के छात्र हैं, जबकि 28,228 प्राइवेट स्कूलों के छात्र हैं। इनमें से कुल 8,014 छात्र 90% और 90 छात्र 100% में स्थान बनाने में कायम रहे। बता दें आपको कि बोर्ड की तरफ से 7 मानदंड तैयार किए गए थे। 9वीं क्लास, प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट के इसमें अंक जुड़े थे। फर्स्ट और सेकंड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड के अंक भी इसमें जुड़े हुए थे। साथ ही हिंदी का पेपर जो बोर्ड ने लिया उसके आधार पर भी परिणाम आए थे। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब बच्चों को 700 में से 700 अंक दिए गए। इनमें फिलहाल बोर्ड की ओर से कोई क्लैरिकल गलती न होने की बात कही जा रही है। ऐसे में मेरिट की असेसमेंट के आधार पर ही 700 अंकों के बारे में पूरा खुलासा हो पाएगा। तब तक ये कैसे हुआ इसके बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं। जनता टीवी के लिए महिमा सिंह कंवर की रिपोर्ट।